सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक वीडियो में 4 क्वेश्चंस एक साथ करने वाले हैं जो कि कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में 12th के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इन 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन 12th में पूछा जाता है जो हम एक ही वीडियो में एक साथ 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास RL परिपथ है, दूसरा RC परिपथ है, तीसरा LC परिपथ है और चौथा LCR परिपथ है। चारों के हमने डायग्राम बना रखे हैं। यहाँ पर विद्युत परिपथ बना रखे हैं। ये R है, ये L है, R है, C है, L है, C है और LCR। इस तरह से ये तीनों जो है, चारों जो है हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम हमने बना रखा है। साथ में इनके सिरों के बीच में वोल्टेज लगा रखा है। सभी के सिरों के बीच में RL के बीच, RC के बीच, LC के बीच और LCR सिरों के बीच ये वोल्टेज सभी में हमने लगा रखा है। और इस वोल्टेज का फार्मूला होता है V = V0 sin ωt। सभी में वोल्टेज AC वोल्टेज होता है, AC सप्लाई वोल्टेज होता है। अब इसका कलर एक बना रखा हमने VL, VR, क्योंकि RL सर्किट है तो VR और VL 2 वोल्टेज आएंगे। ये RC सर्किट है तो VR और VC 2 वोल्टेज आएंगे। ये LC सर्किट है तो VL और VC ये वोल्टेज आएगा। और ये LCR सर्किट है तो VL, VC और VR। इस तरह से ये कहलाता कला आरेख कहलाता है। तो कला आरेख अपने को बनाते आना चाहिए। सबसे ऊपर VL वोल्टेज होगा, ध्यान रखना, नीचे VC होगा और बीच में VR होगा। ये कला आरेख, ये वाला जो डायग्राम है इसको अच्छी तरह से याद रखना। यदि VL दिया है तो VL और VR का बना लो, R और L दिया, R और C दिया हो तो ये नीचे वाला बना लो, और यदि VL और VC दिया हो तो ये बना लो, और यदि तीनों दिया हो तो तीनों बना लो। तो इस तरह से ये हमारे पास कला आरेख कहलाता है। इस कला आरेख का उपयोग हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। इसमें VR और VL के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है। VR और VC के बीच में भी 90 डिग्री का कलांतर होता है। VL और VC के बीच में 180 डिग्री का कलांतर होता है। डायग्राम से अपने को दिख रहा है। फेज डिफरेंस VL और VR के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। VR और VC के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमारे पास VR और I ये समान कला में होते हैं। इनकी एक्सेस दोनों की एक ही होती है, अक्ष दोनों एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं, मतलब ये 0 डिग्री का कलांतर होता है। तो इस तरह से इसमें फेज डायग्राम तीनों हम समझ सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास कलांतर है किसके बीच, VL और VR के बीच। कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, VL और VR इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। VL और ये वाला एंगल, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसको हटा दो, परिणामी को बाद में अपन बना लेंगे। VL और VC के VR के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें भी 90 डिग्री का बन रहा है VR और VC के बीच में। और साथ में हमारे पास में इसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लाइन VL और VC के बीच में। और इसमें हम निकालेंगे, इसका परिणाम निकालना पड़ेगा VL - VC और VR, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से ये चारों डायग्राम में अपने को रिजल्टेंट निकाल के आना चाहिए कि परिणामी जो एंगल बनता है हमारे पास फेज डिफरेंस होता है, चारों सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो पहले वाले में हमने देखा कि VL और VR के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कलांतर 90 डिग्री। यानी ये VL वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, पहले आता है, और I बाद में आता है। तो VL I से 90 डिग्री आगे होगा। इसमें I धारा VC तो वोल्टेज हमारे पास कैपेसिटर का, उससे क्या है, करंट आगे और फिर वोल्टेज आ रहा है। यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा, मतलब आगे होगा मतलब फॉरवर्ड होगा, आगे होगा, और वोल्टेज पीछे होगा। इसमें VL और VC के बीच में 180 डिग्री का कलांतर होगा, मतलब सेम अपोजिट डायरेक्शंस होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें VL - VC, देखो VL - VC इन दोनों का रिजल्ट हम निकाल लेंगे। VL ऊपर है, VC नीचे, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो रिजल्ट निकलेगा हमारे पास VL - VC आ जाएगा। और ये चूंकि रिजल्ट निकाल लेंगे
तो बचेगा हमारे पास वी एल माइनस वी सी, जो इसको इस डायग्राम के द्वारा हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो वी एल माइनस वी सी और वी आर, इनके बीच में भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले अपने को फेज डायग्राम अपने को सही ढंग से समझ में यदि आ गया तो हम जो है बाकी की प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सर्किट में क्या जुड़ा हो? वोल्टेज वी आर, इसमें वी एल रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो उसके वोल्टेज को वी आर से प्रदर्शित करते हैं। इंडक्टर कुंडली जुड़ी हो तो उसके वोल्टेज को वी एल से प्रदर्शित करते हैं। तो वी आर और वी एल इन दोनों के मान हम निकालेंगे। तो वी एल वी आर इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, ओम सा नियम हमने पढ़ा था, वी इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम हमने पढ़ा था। तो यहाँ रेजिस्टेंस दिया तो वी आर वोल्टेज मान लो, तो वी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई आर, वी आर इक्वल टू आई आर, किस नियम से? ओम्स लॉ से, ओम्स के नियम से। फिर इसका वोल्टेज निकालो वी एल कैसे निकालेंगे? आई और आर की जगह एक्स एल आता है, तो आई एक्स एल लिखेंगे। एल क्या है? एक्स एल क्या कहलाती है? कुंडली, यहाँ पर कुंडली की प्रतिघात कहलाती है, जो इंडक्टर से हमारे पास कॉइल है उसकी रिएक्टेंस कहलाती है। तो आर जो होगा उसके स्थान पर एक्स एल लिखेंगे। जब भी कुंडली जुड़ी हो या संधारित्र जुड़ा हो, कैपेसिटर जुड़ा हो या कॉइल जुड़ी हो तो उसके प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिघात का उपयोग करते हैं और उसको एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिघात भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही होती है, ध्यान रखना। प्रतिघात क्या है? प्रतिरोध, लेकिन कब आता हो? जब कुंडली जुड़ी हो या फिर कैपेसिटर जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो। दो में से कोई सा भी एक फैक्टर जुड़ा हो, कंपोनेंट जुड़ा हो, तब उस कंडीशन में इस आर की जगह क्या लिखेंगे? प्रतिघात, रिएक्टेंस एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं, या कैपेसिटर होगा तो उसको एक्स सी से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से तीनों का हमने वी आर वोल्टेज आई आर हो जाएगा, वी एल आई एक्स एल हो जाएगा, और इसी प्रकार इसमें वी आर वोल्टेज आई आर, वी सी वोल्टेज आई एक्स सी हो जाएगा। इसमें वी एल इक्वल टू आई एक्स एल और वी सी इक्वल टू आई एक्स एल। अब इसमें आर है तो वी एल और वी सी के मान निकालिए, वी एल और वी सी के मान हमने यहाँ भी निकाले। वी एल इक्वल टू आई एक्स एल होता है और वी सी इक्वल टू आई एक्स सी होता है। इसी प्रकार से इसमें वी एल इक्वल टू आई एक्स एल लिखेंगे, क्योंकि वोल्टेज कौन सा निकालना? वी एल और वी सी। वी एल इक्वल टू आई एक्स एल और वी सी इक्वल टू आई एक्स सी निकाल लेंगे। इसमें देखो तीन वोल्टेज दे रखे हैं, वी एल, वी सी और वी आर। वी आर इक्वल टू आई आर लिखना, वी एल इक्वल टू आई एक्स एल और वी सी इक्वल टू आई एक्स एल सी। तो इस तरह से तीनों के वोल्टेज हम लिखेंगे। सबसे पहले कंडीशन तीनों के वोल्टेज निकालेंगे। अब तीनों के वोल्टेज निकालने के बाद इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? रिजल्टेंट निकालेंगे चारों का। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? हमारे पास आएगा कि वी आर और वी एल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और जब भी 90 डिग्री का एंगल है तो हमने रिजल्टेंट का फार्मूला पढ़ा था। कैसे निकालते रिजल्टेंट का फार्मूला? आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर। जब भी हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल हो तो दो वेक्टर के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसका रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर। ए वन ए टू क्या है? ए वन को वी आर मान लो और ए टू को वी एल मान लो, और आर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को हमने भी मान लें, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने भी मान लें, ये भी मान लें, आई एंगल बनाते हैं यहाँ पर वी मान लें। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में देखो वी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो रिजल्टेंट डायगोनल होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक लंबा मान लो, एक आधार मान लो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। इसमें क्या है? इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या लिखेंगे? वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। और इसमें देखो, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, एक चीज नोट कर लेना, इसको टैटू करवा लेना, क्योंकि ये वी एल और वी सी दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, और जब भी अपोजिट डायरेक्शंस में होता है तो उसका रिजल्ट हम माइनस के रूप में प्रदर्शित करेंगे। वी एल में से वी सी को घटाएंगे। जब भी दो वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो उसको क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। और यदि सेम डायरेक्शन होता है तो उसको हम प्लस करते हैं। और यदि 90 डिग्री का एंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम उसको ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर का फार्मूला लगा कर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी 180 डिग्री का एंगल होगा तो क्या करना है, माइनस लगाना। ये माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि VL और VC दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो VL माइनस VC ये इसका रिजल्ट निकल आएगा। इसी प्रकार इसमें देखो VL और VC का रिजल्ट हमने क्या निकाला है, VL माइनस VC, ये निकाला VL माइनस VC। इन दोनों का रिजल्ट हमने निकाला VL माइनस VC होगा, ये ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज अग्रगामी माना आगे आ रहा है। तो VL माइनस VC, इसका ये क्या निकल गया, रिजल्ट निकल गया। ये किसका रिजल्ट है, VL माइनस VC का। और ये VR है, तो VL माइनस VC और VR इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल। देखो ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल हो तो क्या करना है, पाइथागोरस का A स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर लगाना है रिजल्ट निकालने के लिए। किसका किसका स्क्वायर हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। या दोनों वोल्टेज को एक साथ ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हमारे पास लिख देंगे VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तीनों में, चारों। VR की जगह IR और VL की जगह IX है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। I स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेना, I स्क्वायर ये आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, VR की वैल्यू VC की वैल्यू, दोनों की वैल्यू ऊपर लिख रखी, दोनों की वैल्यू ऊपर से पुट कर देना। और क्या करना, I स्क्वायर को कॉमन ले लेना दोनों में। इसी प्रकार इसमें भी VL की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, VC की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो और I को दोनों में से कॉमन ले लो। इसी प्रकार इसमें भी तीनों की वैल्यू पुट करके I स्क्वायर को कॉमन ले लेना। सिमिलर सेम चल रहा है तीनों में, चारों में। और I स्क्वायर को हम अपान में लिख देंगे। तो इस I स्क्वायर को अपान में लिख दिया, यहाँ पे भी I स्क्वायर को अपान में लिया है, यहाँ पे भी I को अपान में लिया है और यहाँ पे भी I स्क्वायर को अपान में लिया है। चारों में सेम, कोई अंतर नहीं, डिफरेंस नहीं। परिणामी वोल्टेज निकाल रहे हैं। अब क्या करना है कि अंडर रूट जब स्क्वायर हटाते तब तो पता है अंडर रूट लगता है। V अपान I, यहाँ पे V अपान I। अब यहाँ स्क्वायर है ही इसलिए इसको वैसे ही लिखेंगे V अपान I। और यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हटा दो, अंडर रूट लगा दो, ये अंडर रूट लग जाएगा। तो इस तरह से हम V अपान I की वैल्यू चारों कंडीशंस में निकालेंगे, चारों केसेस में एक साथ V अपान I निकालेंगे। अब ध्यान रखना है कि V अपान I ओम्स के लॉ से, ओम के नियम से ये होता है प्रतिबाधा, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी भी सर्किट में दो या दो से अधिक कंपोनेंट यदि जुड़े हो तब उस जो सर्किट होता है, जो परिपथ होता है, उसमें यदि दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट यदि जुड़े हो तो उस सर्किट के या परिपथ की जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम उसको प्रतिबाधा बोलेंगे, इम्पीडेंस कहते हैं। और उसको हम Z से प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो हमने लिखा है V बाय I, V बाय I, V बाय I, V बाय I, तीनों में चारों में लिखा V बाय I, तो इसको हम सभी में क्या करते हैं, Z से प्रदर्शित करेंगे। और Z का मान हमारे पास में आ जाएगा I स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये हमारे पास इसको Z लिख देंगे। और XL का जो मान होता है वो ओमेगा L के बराबर होता है। तो जब भी V अपान I आए और दो कंपोनेंट जुड़े या तीन कंपोनेंट जुड़े तो उसको हमको Z लिखना। वो रेजिस्टेंस नहीं कहलाता, वो इम्पीडेंस कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाती है। और उसको हम Z से प्रदर्शित करेंगे। तो चारों Z से उसको प्रदर्शित करेंगे। अब ये Z इक्वल टू निकाला है, इसमें Z इक्वल टू निकाला है और इसमें भी Z इक्वल टू, इसमें भी Z इक्वल टू, सभी के मान Z, ये कहलाती है हमारे पास प्रतिबाधा। तो यदि मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए चारों सर्किट की, तो चारों को हम एक साथ कंपेयर करके ज्ञात कर देंगे। फिर इसमें कलांतर निकालना पड़ता है tan फाई। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में दोनों के बीच में कलांतर फाई है, किसके किसके इसमें, वोल्टेज और धारा के बीच में। ये धारा है और ये वोल्टेज है हमारे पास, परिणामी रिजल्ट V मान लो इसको। तो I और V, यहाँ I और V इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो ये आ रहा V, I और V, ये VL और माइनस VC, ये तो एक ही बन जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पर ये अपन ने निकाल लिया ऊपर रिजल्ट इसका, VL में से VC को घटा के इसका रिजल्ट ये निकाल लिया और इसका VR मान लिया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, बीच में लाइन दी तो ये रिजल्ट कहलाता है, दोनों का रिजल्टेंट V मान लिया। कितने एंगल से, फाई एंगल से। इसमें रिजल्ट कितना, 180 डिग्री का एंगल है इसमें।
तो इस तरह से हमारे पास में ये हम रिजल्टेंट V के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब यदि मान लो कि वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, कलांतर है, कुछ आगे पीछे चल रहे दोनों, तब उस कंडीशन में कलांतर को, जिसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई मतलब फेज डिफरेंस कलांतर कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों कुछ आगे पीछे चलते हैं, दोनों एक समान फेज में नहीं होते, समान कला में नहीं होते, एक साथ नहीं चलते। कभी वोल्टेज कम ज़्यादा इस तरह से वेव्स तरंग चलते, तो उसमें वोल्टेज और करंट जो होता है उनका फेज डिफरेंस अलग अलग होता है। तो वो जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, उसको अपन फाई मानेंगे और फाई के हिसाब से टेन फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन फाई पता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, यहाँ लंब डाल देंगे तो ये लाइन ये हो जाएगी, ये लाइन ये हो जाएगी, ये VL वोल्टेज है और ये VR वोल्टेज है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस लंब बटे आधार, VL अपॉन VR, ये लंब है, ये आधार है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस ये हमेशा बीच वाला रहेगा, VR वोल्टेज बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या रहेगा VC अपॉन VR परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें अपने को tan फाई 180 डिग्री इसमें कलांतर निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, VL माइनस VC अपॉन VR, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वोल्टेज परपेंडिकुलर और ये बेस कौन सा रहेगा हमेशा VR। तीनों कंडीशन में बेस VR लेना, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसमें VL होगा, इसमें VC होगा और इसमें VL माइनस VC होगा। तो इस तरह से हम तीनों में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख के टेन फाई की वैल्यू तीनों में फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर यदि करंट की इक्वेशन पूछता है, टेन फाई को VL अपॉन R, VL की वैल्यू आपको पता है, VL की वैल्यू ये लिख रखे हैं IXL और VR की वैल्यू IR, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल कर देना। और XL की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा L, तो इस XL की जगह ओमेगा L रख दो, अपॉन R लिख दो। इसी प्रकार से इसमें भी क्या करना है, VC अपॉन VR, VC की वैल्यू हमारे पास है ये ऊपर लिखी हुई IXC, VR की वैल्यू ये लिखी हुई IR पुट कर दो और XC की वैल्यू कितनी होती है 1/ωc, I से कैंसिल और XC की वैल्यू 1/ωc, इसकी जगह 1/ωc लिख दो इंटू R लिख दो। तो इस तरह से I की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/ωc। इसी प्रकार से लास्ट वाले में देखो tan फाई, VL, VC और VR, इन तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, I को कॉमन ले लिया और I से I कैंसिल कर दिया। इन तीनों की वैल्यू हमारे पास ऊपर लिखी हुई, इन तीनों की वैल्यू यहाँ से इनकी जगह पुट करना रखना और I को कॉमन लेके कैंसिल कर देना। तो हमारे पास XL माइनस XC अपन R आ जाएगा और XL की वैल्यू ओमेगा L होती है और XC की 1/ωc होती है अपन R। तो इस तरह से पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से कलांतर निकालना, फेज डिफरेंस निकालना। फेज डिफरेंस मतलब टेन फाई की वैल्यू निकालना, टेन फाई परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर इसमें निकालना नहीं है 180 का, परपेंडिकुलर ये और बेस है। इस तरह से तीनों के मान निकालना है और तीनों की वोल्टेज हमें ऊपर लिख रखे, वो वोल्टेज की वैल्यू पुट करके फाई की वैल्यू अपने को निकालना है। तो तीनों में फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब करंट की इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, लास्ट पॉइंट हमारे पास करंट, धारा की समीकरण। अब इस डायग्राम में देखो कि कौन आगे है कौन पीछे है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा जो करंट की इक्वेशंस होती है, तीनों वीडियो में मैंने बता रखा, चारों वीडियो बना रखे अलग अलग सिंगल, लेकिन कंपैरिजन मैंने एक वीडियो इसलिए बनाया ताकि बच्चा एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को एक बार समरी के रूप में याद कर ले। और कॉम्पिटिशन में इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वो एक बिल्कुल मेमोरी के रूप में फिट हो जाए कि कौन से मतलब क्वेश्चन में किस तरह से निकालना अपने को सिमिलरिटी। तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन तो अपने पता है V=0 sin ωt होती है, लेकिन करंट की इक्वेशन में क्या होता है, ये वोल्टेज है और करंट क्या हो रहा है इसके बाद में पीछे कितने एंगल से, फाई से, वोल्टेज ये है और उसके बाद में नीचे आया था करंट आ रहा है, करंट की ये करंट वाली एक्सेस है, करंट बाद में, इसका मतलब है कि -फाई कोण से पीछे एंगल -फाई का बन रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा मतलब पीछे मतलब पश्चिगामी है, करंट पश्चिगामी है वोल्टेज से, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो
तो जब भी करंट की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे -फाई। इसका मतलब होता है कि जो धारा होती है, करंट होता है, वो क्या होता है फाई एंगल से पीछे होता है, बैक होता है, लेग होता है। तो ध्यान रखें। अब इसमें देखो करंट पहले आ रहा और वोल्टेज बाद में आ रहा। तो करंट पहले आ रहा है तो प्लस, ध्यान रखना, करंट की लाइन पहले आ रही और इस वोल्टेज की लाइन बाद में आ रही। करंट पहले आ रहा तो इक्वेशन में प्लस लिखना, और इसमें देखो करंट है इस वोल्टेज से बाद में और इस वोल्टेज से पहले आ रहा। अब ये दो कंडीशन है, करंट जो है इस वोल्टेज से बाद में मतलब माइनस, और इस वोल्टेज से पहले आ रहा मतलब ये प्लस। इस वोल्टेज में कोई डिफरेंस है ही नहीं, आर में तो कोई डिफरेंस है नहीं, क्यों? क्योंकि समान फेज में होगा। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज पर डिपेंड करेगा करंट कि यदि इसकी और इसकी बात करते हैं तो वोल्टेज पहले, करंट पीछे मतलब माइनस। इसकी और इसकी बात करते हैं तो करंट पहले आ रहा है, वोल्टेज बाद में आ रहा है, पहले आ रहा है तो प्लस। तो इस की जो इक्वेशंस होगी करंट की, उसमें प्लस माइनस पाई बाय 2 हमारे पास में इक्वेशंस जो होगी इसमें प्लस माइनस पाई बाय 2 होगी, क्योंकि ये तो पाई बाय 2 पीछे होगा या पाई बाय 2 आगे होगी करंट। तो इसमें हम जो करंट की इक्वेशन लिखते हैं ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाय 2 हो सकती है। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें फेज डिफरेंस मान लीजिए पाई है, तो इसमें क्या होगा, ये करंट पहले आ रहा है और वोल्टेज पहले आ रहा है, करंट बाद में आ रहा है, वोल्टेज पहले और करंट बाद में। तो करंट इसमें भी बाद में आ रहा और ये वोल्टेज पहले आ रहा, तो वोल्टेज पहले आ रहा मतलब वोल्टेज में प्लस और करंट में माइनस। तो करंट की इक्वेशन में क्या लिखना है, माइनस लिखना है। देन जब करंट पीछे आए तो माइनस, करंट पहले आ जाए तो प्लस। अब पीछे आगे का मतलब ये होता है, जैसे इसमें क्या होता है, करंट ये वोल्टेज, करंट वोल्टेज पहले करंट बाद माइनस। इसमें करंट पहले आ रहा है और वोल्टेज बाद, करंट पहले मतलब प्लस, करंट पहले आए तो प्लस और वोल्टेज माइनस। इसमें 180 डिग्री का एंगल है, लेकिन करंट बीच में है, ऊपर भी वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज है, दोनों तरफ वोल्टेज है। और कितने डिग्री से, ऊपर जाओ तो प्लस, नीचे जाओ तो माइनस। तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, मेरे प्लस माइनस पाई बाय 2 हो सकता है, दोनों मान हो सकते हैं, आगे पीछे करंट हो सकता है इस कंडीशन से। और इसमें वोल्टेज पहले और करंट बाद, करंट बाद में, इसलिए माइनस चिन्ह हम उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम जो है ये करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसमें I0 जो होता है वो धारा का अधिकतम मान होता है, I0 को धारा का अधिकतम मान बोलते हैं, और इसका जो मान होता है V0/Z होता है, V0/R होता है, जहाँ V0 जो होता है वो वोल्टेज का अधिकतम मान होता है, ध्यान रखना। और Z प्रतिबाधा कहलाती है, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख रखी है, तो V0/Z, इस Z की जगह वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। इसी प्रकार इसमें V0/Z होगा और Z की वैल्यू हमारे पास है ये वाली, ये Z की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। और इसी प्रकार से इसमें भी होगा, I0 के लिए V0/Z होगी, और इस Z की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। यानी I0 धारा का अधिकतम मान, V0 वोल्टेज का अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू कहते हैं उसको, और Z इम्पीडेंस प्रतिबाधा होगी। सभी में Z का उपयोग करना, प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिबाधा का उपयोग करें। जब एक से ज़्यादा सर्किट में कंपोनेंट जुड़े हो तो प्रतिरोध नहीं बोले, उसको प्रतिबाधा बोलते हैं, बहुत सारी बाधाएं हो जाती है। तो इस तरह से हम चारों में जो है मान निकालेंगे, और इन चारों क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से याद करना, ताकि जो है बोर्ड एग्जाम के लिए चारों क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में नीट और JEE में से भी इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।